नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। गुजरात में फिर से भारी बारिश के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले 5 दिन तक विविध भागों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। क्या है गुजरात में भारी बारिश की संभावना, किस भागों में हो सकती है बारिश, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात में मानसून का जमकर बारिश का राउंड देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है, जिसमें से मेनली सूरत, डांग, नवसारी, तापी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हैवी रेनफॉल वार्निंग दी गई है अगले 24 घंटों के लिए। और सौराष्ट्र रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे अगले 24 घंटों के लिए किसी भी तरह की वार्निंग नहीं है और आगे 24 घंटों के बाद से रेनफॉल में काफ़ी ड्रास्टिक रिडक्शन देखा जाएगा। एज वेल एज गुजरात में भी होगा, बट छिटपुट बारिश फिर भी देखी जा सकती है उसके बाद। बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा संभावना की गई है कि आने वाले 5 दिनों में गुजरात के विविध भागों में मध्यम से लेकर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण गुजरात की बात करें तो सूरत, डांग, नवसारी और तापी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की कम संभावना बताई गई है। आने वाले 5 दिनों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। हाल ही में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन मॉनसून सिस्टम सक्रिय होने के कारण बारिश का माहौल बना रहेगा। हाल ही में दक्षिण गुजरात के नवसारी, सूरत, डांग में बारिश का माहौल देखने को मिला। साथ ही जेतपुर, पावी में 24 घंटे में 8 इंच जितनी भारी बारिश होने से जल भराव की समस्या सामने आई थी। तो दूसरी ओर पंचमहाल जिले के जांबूघोड़ा, छोटा उदयपुर में भी 4 इंच जितनी भारी बारिश से जल भराव देखने को मिला था। गुजरात में सीजन की 85% बारिश दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। बरेली में बर्बरता की वारदात सामने आई है। एक युवक को स्कूटी से बांधकर सड़क पर घसीटा गया। हद तो तब हो गई जब खुद को बचाने के लिए युवक छटपटाता रहा। क्या था मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। यूपी के बरेली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 दबंगों ने एक युवक को स्कूटी से बांधकर सड़क पर घसीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक की बर्बरता को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना बरेली के थाना बारादारी से संजय नगर मोहल्ले की बताई जा रही है, जिसमें 3 युवक एक स्कूटी पर सवार है और उन्होंने एक युवक को अपनी स्कूटी से बांधा हुआ है और वो उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक पेट के बल पड़ा हुआ है और खुद को बचाने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजता, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बारादरी थाने के इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस ने फुटेज देखी है, मगर सीसीटीवी में आरोपियों की साफ तौर पर पहचान नहीं हो पा रही है और न ही स्कूटी का नंबर ठीक से पता चल पा रहा है। पुलिस आसपास लगे दूसरे सीसीटीवी फुटेज की तलाश भी कर रही है ताकि उनकी पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। देश के राजनीति में यह पहली बार नहीं जब कोई नेता या पार्टी सीक्रेट डायरी और पर्चे में नाम पर सियासी बैकफुट पर गया हो। कई बड़े नेताओं की राजनीतिक करियर ही डायरी की वजह से दांव पर लग गए हैं। राजीव की कुर्सी से लेकर एल.के. आडवाणी के इस्तीफे तक राजनीति में कब कब डायरी बनी डाकन, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का विवाद छेड़ दिया। 24 जुलाई को गुड़ा विधानसभा में लाल रंग की एक डायरी लेकर पहुंचे, जिसे सदन में पेश करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद गुड़ा को सदन से मार्शल आउट कर दिया गया। गुड़ा के मुताबिक गहलोत ने डायरी जलाने का भी आदेश दिया था। 1987 में स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स तोप की खरीद में हुए हेरफेर की खबर में मैनेजिंग डायरेक्टर से मिली एक कथित डायरी का जिक्र किया था। 1993 में सुब्रमण्यन स्वामी ने एक डायरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दावा किया कि यह डायरी हवाला कारोबारी जैन की है। जैन से बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पैसे लिए। 2022 में बंगाल के शिक्षण भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा। सूत्रों ने दावा किया कि अर्पिता के घर से डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें लेन देन का जिक्र है। मध्य प्रदेश में 2013 में इनकम टैक्स ने कारोबारी सुधीर शर्मा के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। यहां से एक डायरी मिली, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों को रिश्वत देने की बात कही गई थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट,
GSTV। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान और पशुपति साथ आए तो क्या हुआ, चाचा भतीजा में कैसा होगा सीट का समीकरण, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। 18 जुलाई को दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों पहुंचे थे। दोनों आमने सामने भी हुए। विश्वस्त सूत्रों ने दावा किया है कि चाचा भतीजा बहुत जल्द एक साथ होने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि अगर पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो जाते हैं तो बिहार में दोनों के बीच सीटों का समीकरण क्या होगा। राजनीति विश्लेषक भी यह मान रहे हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान निश्चित तौर पर एक होंगे। बीजेपी के पास अभी लोक जनशक्ति पार्टी को मिलाकर बिहार में कुल लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी इन 23 सीटों को गंवाना कभी नहीं चाह रही। साथ ही जेडीयू की 16 सीटों पर भी नजर है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। जानकारों का मानना है कि पशुपति पारस पुराने राजनीतिज्ञ हैं। रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव हार गए थे तो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपनी सीट से राज्यसभा भेजा था। ऐसे में पशुपति पारस यह गलती नहीं कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में यह तय माना जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी की कमान चिराग पासवान के हाथ में होगी और 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मुस्लिमों के खिलाफ मॉब लिंचिंग के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तैयारी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों को नोटिस भेजकर मांगा जवाब, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मुसलमानों के खिलाफ गौरक्षकों की हिंसा की बढ़ती घटनाओं और मॉब लिंचिंग को लेकर केंद्र और 6 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया। याचिका में पिछले 6 महीने में सामने आए मामलों को लेकर मुआवजे की मांग भी की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस BR गवाई और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी सभी राज्यों को 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ ही 6 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से मामले को हाईकोर्ट में न भेजने का अनुरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मुंबई के चाबर्ड हाउस पर आतंकी हमले का खतरा, पुलिस ने अचानक सुरक्षा बढ़ाई तो उठे सवाल, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। मुंबई के चाबर्ड हाउस पर फिर एक बार आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है। मुंबई पुलिस को मिले खुफिया इनपुट को निकालने के बाद कोलंबा में स्थित इस हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुंबई 26/11 के आतंकी हमलों में भी इस भवन ने हमलों का दंश झेला था। देश की आर्थिक राजधानी में स्थित इस यहूदी भवन की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला मुंबई पुलिस ने उनको मिले कुछ खुफिया इनपुट मिलने के बाद लिया है। महाराष्ट्र ATS ने कुछ दिन पहले पुणे पुलिस से मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूनुस खान और मोहम्मद याकूब साकी को हिरासत में लिया था और मामले की जांच कर रहे थे और इसी जांच के दौरान उनके पास से पुलिस को चाबर्ड हाउस की गूगल इमेज मिली। लिहाजा पुलिस ने इसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। 26/11 हमले के दौरान भी चाबर्ड हाउस को निशाना बनाने की कई वजह थी, लेकिन पहली वजह इजराइल को सबक सिखाना था। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा बहुत पुराना है, लेकिन मिडल ईस्ट में इजराइल से जीत पाना संभव नहीं था। लिहाजा भारत में हमले के वक्त विशेष रूप से इजराइल को संदेश देने के लिए यह हमला किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी है, जिसे एनडीए और इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। क्या विपक्ष ने 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी की पिच कर दी तैयार, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं है।
तो केंद्र की सरकार को कठघरे में खड़ा करने का विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया है, जिसे एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। वैसे विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा में बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल है। एनडीए के मौजूद वक्त में लोकसभा में कुल 325 सदस्य हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वालों की संख्या 126 तक ही सिमट जाती है। यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी बेफिक्र है, लेकिन पिछले इतिहास को देखा जाए तो ये दाव विपक्ष को ही भारी पड़ सकता है। 26 जुलाई 2023 को कांग्रेस की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो पिछले ट्रेंड को देखते हुए ये भी माना जा सकता है कि कहीं न कहीं विपक्ष ने 2024 के चुनाव के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए पिच तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं किसी भी दबाव के आगे झुकूंगा नहीं, किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, जीतने तक मैं लड़ता रहूंगा। उद्धव ने क्या किया मोदी और शाह पर हमला, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। उद्धव ठाकरे के निजी इंटरव्यू से महाराष्ट्र में नई सियासी बयार बहने लगी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी से लेकर हिंदुत्व, धारा 370, मणिपुर हिंसा सहित कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मेरे खिलाफ पूरी भाजपा है, फिर भी उन्हें उद्धव ठाकरे से डर लगता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कोई अकेला व्यक्ति नहीं, उद्धव ठाकरे मतलब बाला साहिब का विचार है। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय शिवसेना प्रमुख बाला साहिब ने उन दोनों को बचाया था। शायद उनके एहसान का बदला वे इस तरह चुका रहे हैं और मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको ऐसा करने में आनंद मिल रहा होगा। वे चाहे तो मुझे खत्म कर दे। हम भी देखते हैं, मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का संपूर्ण साथ, सहयोग और ताकत मेरे पीछे है। वहीं शिवसेना में फूट को लेकर उन्होंने कहा कि शिवसेना से गद्दारी और बेईमानी कर लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकल गए। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहिब के मार्ग पर चलूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। खाने के तेल की कीमतों में पिछले एक साल से काफी गिरावट आई है और ये सस्ते हुए हैं। सरकार ने संसद में लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। खाद्य तेल की कीमतों में एक साल में कितने निचले स्तर पर, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्र सरकार ने संसद में खाने के तेल की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने कहा है कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड पामोलिन तेल की कीमतें पिछले एक साल में काफी घट गई हैं। इसके तहत रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 29%, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल 19% और पामोलिन तेल 25% तक सस्ता हो चुका है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केंद्र सरकार खाने के तेल की घरेलू कीमतें पर पैनी नजर रख रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आ रही गिरावट का फायदा देश के आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सरकार इंडस्ट्री के लीडर्स और संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कटौती से तालमेल बिठाते हुए घरेलू कीमतों को तय किया जा सके। राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड पामोलिन तेल की कीमतें क्रमशः 29.4%, 18.98% और 25.43% की दर से घटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। भारत इस समय जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का विकास भी तेजी से हो रहा है। क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा? देखते फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का सफल घरेलू उत्पादन करीब 3,750 अरब डॉलर है, लेकिन यही आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि दुनिया की पहली से लेकर चौथी अर्थव्यवस्थाओं और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जिसका जीडीपी है 26,854 अरब डॉलर, यानी भारत से
से करीब 7 गुना ज्यादा। दूसरे नंबर पर है चीन, जिसे भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। चीन की जीडीपी है 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 5 गुना ज्यादा। तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और भारत में इतना फर्क नहीं है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका जीडीपी है 4,410 अरब डॉलर और चौथे नंबर पर है जर्मनी 4,309 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ। आईएमएफ के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बल्कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंक की माने तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।